नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर याचिका दाखिल हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा कोर्ट। सुहेल खान ने दाखिल की है याचिका। आरक्षण को बताया कानून के खिलाफ। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो निकाय चुनावों को लेकर के प्रयागराज में कांग्रेस ने पीसी करी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्वी जोन उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर राजेश तिवारी ने कहा कि हम जिलेवार कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था हमारे मुख्य रूप से चुनाव लड़ने के मुद्दे हैं। अहमद का मामला हो या और भी इस प्रकार के जो लोग हैं, एक तरफ ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी जो है होता है कि हम जनता को दिखाने के लिए हम कार्रवाई भी करेंगे और एक तरफ जो है उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से उसको नेशनल हीरो बनाने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे सीधे उसकी सजा होती, जो कार्रवाई होती है, जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो वहीं निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकाय से पहले बीजेपी पासमानदा मुस्लिम सम्मेलन और सूफी सम्मेलन करा रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाया जा सके। साथ ही सपा मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार रैलियां कर रही है। बीजेपी के पासमानदा सम्मेलन ने सपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और जनता 24 के चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी समझौता कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन करा रही है। मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड का ट्रांसलेट करके उनको मदरसों में सुनाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा जा रहा है कि वो मज़ारों पे जाए, कव्वाली गाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाइन लगा के ऑडिशन देना चाहिए और कव्वाली गाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जनता उनको चुनाव में जवाब जरूर देगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों को दशकों से राम मंदिर के निर्माण का इंतजार था और इस इंतजार में पीढ़ियां गुजर गईं। लेकिन आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो लोगों में खुशी है और लोग जश्न मना रहे हैं। 23 अप्रैल को सीएम भगवान राम का 155 नदियों के जल से जलाभिषेक करेंगे। खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भक्तों को जिसका इंतजार सदियों से था कि राम मंदिर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय बनकर तैयार हो, उसी की दिशा में राम मंदिर का काम तेजी से हो रहा है। राम मंदिर को लेकर लोगों की भावनाएं इस तरह उफान पर हैं, जैसे समुद्र की लहरें साहिल से टकराने को बेताब होती हैं। राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, भावनाओं का ज्वार है। लोगों की भावनाएं राम को लेकर चरम पर हैं। राम मंदिर के निर्माण से पहले पूरे विश्व में भव्य राम मंदिर की जो परिकल्पना की गई थी, आज वो साकार हो गई है। राम मंदिर को लेकर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के दौरान ही राम मंदिर में जलाभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है। राम मंदिर के जलाभिषेक कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद भगवान श्री राम का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की 155 नदियों के जल से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अभिषेक किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। लेकिन चलिए जानते हैं कि वो कौन है जिन्होंने भगवान श्री राम के जलाभिषेक की परिकल्पना की थी और जिन्होंने अपनी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाहिर की थी। दिल्ली के स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व विधायक विजय जॉली ने अगस्त 2020 को एक प्रण लिया था कि पूरे विश्व की पवित्र नदियों और समुद्रों का जल से निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक करेंगे। हालांकि विजय जॉली की माने तो अभी तक विश्व के 155 देशों समेत 7 महाद्वीपों की नदियां और समुद्रों का जल भारत में लाया गया है और उसे एकत्रित किया गया है।
तांबे के लोटे में बकायदा अलग अलग देशों के झंडे के साथ हर की पौड़ी पर पैक भी कराया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था तो उस दौरान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी पूरी तेज से पवित्र नदी और पवित्र जगहों की मिट्टी को लाने का आह्वान किया था, जिसके बाद पूरे देश के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में पूरे देश की पवित्र नदियों के जल और मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे थे। ठीक उसी तरह पहली बार अयोध्या में विश्व के 155 देशों के पवित्र जल से रामलला का 23 अप्रैल को जलाभिषेक किया जाएगा। 155 देशों की नदियों और समुद्रों का जल 7 समुंदर पार दुनिया के 7 महाद्वीपों से प्राप्त कर अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक करने की प्रेरणा मुझे भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। इस जल को एकत्रित करने के लिए अगस्त 2020 से लेकर वर्तमान 2023 तक 31 महीने के कार्यकाल में मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की सिंधु और रावी नदी के जल को मंगवाने के लिए मुझे कठिनाई अवश्य हुई। जलाभिषेक को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक मां ध्यान मूर्ति ने बताया कि जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब भगवान शंकर के अवतार रामेश्वरम की स्थापना करने लगे, तो भगवान राम ने प्रभु रामेश्वरम का 22 कुओं के जल से जलाभिषेक किया था। रामेश्वर भगवान का जब अभिषेक किया था राम जी ने, तो 22 कुओं में से अलग अलग जल प्रकट किया था जो पूरी दुनिया की नदियों का नेतृत्व करता था, जिससे रामेश्वर भगवान का अभिषेक किया गया था। उसी परंपरा को वसुदेव कुटुंबकम कहते हुए कि भगवान को हम सारे संसार में सर्वव्याप्त मानते हैं और सर्वव्याप्त ऊर्जा से हम अपने भगवान का अभिषेक करते हैं। आज राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। सरकार और लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर के द्वार 2024 तक भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज ललितपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करी और आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की। तो वहीं डिप्टी सीएम जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मरीजों का हाल जानते हुए नजर आए। साथ ही इलाज के लिए घूम रहे मरीजों को तत्काल भर्ती करके बेहतर इलाज के लिए ले जाने के निर्देश भी उन्होंने दिया। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ललितपुर सरकार की प्रमुखता में शामिल है। सरकार की सभी योजनाओं की शुरुआत ललितपुर से ही होती है। आज ललितपुर में हम आए हैं। हम सभी विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। पार्टी के लोगों के साथ बैठक भी हमने की है। इसके अलावा जो जनजातीय सम्मेलन, सामाजिक समरसता सम्मेलन, उनको भी हमने संबोधित किया है। हम ललितपुर के सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं। हम ललितपुर को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे विकास के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सूचीबद्ध करके क्रमवार उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ललितपुर जनपद हमारे हृदय स्थल में है और इसको कोई ये न समझे कि ये सबसे किनारे है। ये केंद्र बिंदु का जनपद है। विकास की सारी योजनाएं ललितपुर से ही शुरू होगी। हम इसको नंबर 1 का, प्रथम नंबर का जनपद मानते हैं। ललितपुर में ढेर सारे हमारे मित्र हैं। हमारे पत्रकार मित्रों से भी मेरी बात हुई है और ललितपुर के विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद विभागवार जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। आपकी जो छवि एक बेबाक नेता के रूप में है, आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जो लोगों की दुश्वारियां हैं उनको हम दूर करें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज ललितपुर की दौरे पर हैं और ललितपुर आने के बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अधिकारियों से वार्ता करते हुए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। नगर पालिका चुनाव के पहले, ठीक पहले, ब्रजेश पाठक का आना राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर।
तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव से वाराणसी के होटल में बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना सिगरा के एक होटल की बताई जा रही है, जहां पर विवाद के बाद तेज प्रताप यादव को सामान के साथ होटल से बाहर कर दिया गया। मामले की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात वो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था, उस कमरे के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सरकार के मुगल चैप्टर हटाने का स्वागत किया। तो वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि पुस्तकों से मुगलों का इतिहास हटाकर सरकार ने सराहनीय काम किया। अब तक मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा था और कांग्रेस सरकार पुस्तकों में मुगलों का महिमा मंडन किया जा रहा था। मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा था और हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुगलों का महिमा मंडन किया जाए। बच्चों के सिलेबस से मुगलों के इतिहास को हटाने का जो कार्य किया है सरकार द्वारा, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। हिंदू महासभा सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। मुगलों ने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। मुगलों ने हमेशा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया, मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कांग्रेस सरकार द्वारा मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया जैसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हों। बच्चों के सिलेबस में गीता, रामायण, महाभारत को जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे संस्कारवान बने, बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। मुगलों को इतिहास पढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसकी बहन, माफ कीजिएगा, उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर को फरार करने में उसकी बहन आयशा की अहम भूमिका है। अब पुलिस आयशा की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुए आरोपियों में शामिल गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के मेरठ के घर पहुंचा था। आयशा और उसके पति अखलाक अहमद ने गर्मजोशी से गुड्डू का स्वागत किया, उससे मुलाकात करी और फरार होने के लिए उसकी आर्थिक मदद तक करी थी। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है, लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। जनता सर्वोच्च शक्ति है, हम अपना निर्णय और फैसला उस पर हमें छोड़ना चाहिए। मनमाने तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलकर लोकतांत्रिक मुद्दों से हटकर हम हिटलर शाही और तानाशाही के रास्ते पर चल करके अगर राज करना चाहेंगे तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। तो यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर लखनऊ में सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास से 3 मिनट में सिविल अस्पताल में सीएम की फ्लीट पहुंची। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आपात स्थिति में इलाज की स्थिति जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस दौरान सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आए। तो वहीं डॉक्टर की टीम ने तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री के इलाज का मॉडल पेश किया। सरकारी भूमि पर अवैध मजारे बनाने के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर बेहद सख्त हैं। सतपुली और कालाढूंगी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश में सरकारी जमीन पर जहां भी अवैध मजारे हैं उन्हें खुद हटा लें।
प्रदेश में कहीं भी लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं इलाकों में घुसपैठ के खतरे की आशंका पर सीएम ने कहा कि कई जगहों पर जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रामनगर के नगर अध्यक्ष मदन जोशी कहते हैं कि कॉर्बेट के आसपास 10 से ज्यादा अवैध मजारे हैं जो कि लैंड जिहाद है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विश्व विख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहां पर इंसानों के पैदल चलने तक पर पाबंदी है। वहां कथित मजारें बना दी गई हैं और कॉर्बेट प्रशासन गहरी नींद सोता रहा है। अब ये राम, आपका नाम बताइए। अशरफ अली नाम है मेरा। अच्छा, मैं यहाँ का गद्दी नसीन हूँ। कहाँ पर है? हम थपली बाबा के मजार पे हैं। 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ। और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया। अब मैं हूँ उनका लड़का। अशरफ अली मेरा नाम है। रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मजार शेर अली बाबा का मजार है, 7 भाई हैं। कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मजारे हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कड़ा कदम उठाया और शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारी भी इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। हमारी ऐसी आशा है, नहीं करेंगे तो हम इसमें घेराव करेंगे। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने 2 दिवसीय ऑली मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाकर आगाज किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों की समस्याएं भी सुनी और जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र और बद्रीनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक करी है और चारधाम यात्रा की तैयारियों को समय से दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने देहरादून पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान कांग्रेस ने अपने जय भारत सत्याग्रह को लेकर जानकारी साझा करी है, साथ ही प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। तो वहीं जंगलात में बने मंदिर मस्जिदों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, इससे बचिए, ये महज तुष्टीकरण की राजनीति है। कि जो राज्य सरकार के अधीन आने वाले विषय हैं उनको हम आदरणीय मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करेंगे और जिन विषयों को केंद्र सरकार के अधीन जो हैं उन विषयों को हम केंद्र सरकार, जैसे हमारी फौज है, फौज में कितने पद ऑफिसर्स के रिक्त हैं, उसमें नेवी के कितने हैं, एयरफोर्स के कितने हैं, थल सेना के कितने हैं, कितने जवानों के पद रिक्त हैं, इस तरीके के कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन विषयों को हम अपने कार्यकर्ताओं से, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले अपने साथियों से चर्चा विमर्श के बाद निकाल के ला रहे हैं। हल्द्वानी क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों में कूड़े के ढेर को साफ करने के लिए नगर निगम अब जटायु का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये जटायु रामायण वाले जटायु से कुछ थोड़ा सा अलग है। इस जटायु के माध्यम से चंद मिनटों में बड़ी तादाद में कूड़े के ढेर को साफ किया जा सकता है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि जटायु मशीन के जरिए नगर निगम क्षेत्र में खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर को कम समय में उठाया जा सकता है। इसको पुणे की एक कंपनी ने बनाया है। फिलहाल नगर निगम ने एक ही जटायु मशीन खरीदी है। अगर इसका प्रयोग सफल हुआ तो नगर निगम कई जटायु मशीन जरूर खरीदेगा, जिससे पूरे शहर से कूड़े के ढेर का निस्तारण किया जाएगा। सक्शन मशीन है, जटायु उसका ब्रांड नेम है और बेसिकली इसका जो
पर्पस जिसके कारण इसको नगर निगम ने क्रय किया है, जो खाली प्लॉटों में कूड़ा इत्यादि बहुत ज्यादा रह जाता है और कई समय का होता है, उन खाली प्लॉटों के कूड़े की सफाई के उद्देश्य से इसको क्रय किया गया है और इसकी क्षमता अच्छी लग रही है और 16 घंटे इससे कार्य लिया जाएगा और जितने भी खाली प्लॉट जो खराब है उन पे इससे कार्य किया जाएगा। अगर इसकी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आगे को भी इन गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा। पहले ही नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, लेकिन दिक्कतें भी आ रही हैं। वीकेंड पर नैनीताल जा रहे पर्यटकों की गाड़ियां घंटों जाम में फंसी हैं, जिससे पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था भी फेल हो गई। इसके साथ ही नैनीताल में सभी होटल भी पूरी तरीके से फुल हो गए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि वीकेंड होने के चलते कुछ जगह जाम की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए जगह जगह पर पुलिस के साथ ही पीएसी भी तैनात की गई है। अलग से ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है। पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए नई व्यवस्था भी लागू की गई है। से रूसी बाईपास को चालू कर दिया गया है और अभी भी रूसी बाईपास पे हम लोगों ने फोकस किया है। हमारे पास काफ़ी पार्किंग की जगह रहती है। उसके बाद हमारा सेकंड प्लान काठगोदाम से लागू होता है, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। निश्चित रूप से इस बार पर्यटकों की संख्या भारी आई है 3 दिन के वीकेंड को देखते हुए और कैची धाम में भी आपका भारी संख्या में पुलिस बल इस समय लगाया गया है। 2 प्लाटून पीएसी के साथ वहाँ पे 8 जो है आपका एससीपी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कैची चौकी को स्थापित किया गया है, वहाँ पे एक एसआई और 4 कांस्टेबल दिए गए हैं। तलीताल मल्लीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए टीआई को नैनीताल में रखा गया है। इसके अलावा 2 हॉक दी गई हैं और 2 प्लाटून पीएसी दी गई हैं और पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।